अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस ख़ास मौजू पर बात कर रहे हैं वो है निकाहनामा, जिसके बारे में हमने हमेशा सोचा, समझा और सुना ज़रूर है कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि शादी का कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो शादी के 3 फंक्शंस हों या वो शादी के हों 14-15 फंक्शंस, उसमें हम लोग ना सिर्फ अपनी कलर स्कीम को, कलर थीम को मैच करते हैं और तमाम तरह इवेंट्स को इतना सीरियसली लेते हैं, वहीं पर जब निकाहनामे की बात आती है तो हम लोग जो है वो सुकून से बैठे रहते हैं। काजी, निकाह ख्वाह या हमारा कोई वकील या गवाह या भाई या वालिद साहब जो हैं वो हम तक आते हैं और हम उस निकाहनामे पर जो है वो दस्तखत कर देते हैं, बिना इस चीज़ को पढ़े कि निकाहनामे पर कौन कौन सी शराइत मौजूद हैं, कौन कौन से कॉलम मौजूद हैं, इनको पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़, छोटी से छोटी, मामूली से मामूली चीज़ भी हम जब ख़रीदते हैं या बेचते हैं या हम कोई लेन देन का मामला कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर जो है वो पूरे कवायद और ज़वाबित पढ़ कर उस पेपर को साइन करते हैं। लेकिन एक निकाहनामा जिस पर हमारी पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार होता है, एक शख्स जिसके साथ हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, हम उस कागज़ को, उस दस्तावेज़ को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं। और जब हमें उस दस्तावेज़ को पढ़ने का ख्याल आता है तब बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अमूमन हम जिस माशरे में रहते हैं हमें इस चीज़ का ख्याल तब आता है जब या तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से दो चार हो रही होती है, या जो शादीशुदा जोड़ा है वो अलहदगी इख्तियार करना चाहता है, या इसके साथ जब तलाक़ के मामलात होते हैं, जब आपको जो है वो कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं, तब आपको याद आता है और तब आप इस बात का रिग्रेट करते हैं कि अगर यही दस्तावेज़, यही निकाहनामा हमने उस वक्त पढ़ लिया होता जब हम इस रिश्ते में बंध रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जो आसान हो सकती थी। अब हम आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें निकाहनामे की कि निकाहनामे में कौन कौन से ऐसे कॉलम मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी। अगर निकाहनामे को हम गौर से देखें, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में भी मौजूद है, तो निकाहनामे का कॉलम नंबर 1 से लेकर 12 तक तमाम तर मालूमात, जिसमें आपका नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश, आपकी यूनियन काउंसिल, लड़की के बारे में या लड़के के बारे में कि वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है, आपके गवाहान जो उस वक्त शादी में आपकी ज़मानत होते हैं आपकी शादी के, उन तमाम तर तफसीलात को जो है वो कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक लिखा जाता है। अब अगर बात करें कॉलम नंबर 13 की, तो कॉलम नंबर 13 में होता है हक महर का इंदराज। वहाँ पर जो है वो हक महर का जो भी मामलात होते हैं उसको तय किया जाता है। कॉलम नंबर 14 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हक महर की नौयत को लिखा जाता है कि वो मौजल है या गैर मौजल। कॉलम नंबर 15 अगर बात करें कॉलम नंबर 15 की, तो वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपने जो है वो हक महर जो उसी वक्त ऑन द स्पॉट अदा करना है वो क्या होगा, उसकी तफसीलात क्या होंगी, वो आप लोग कॉलम नंबर 15 में लिखते हैं। अब अगर बात करें कॉलम नंबर 16 की, तो कॉलम नंबर 16 में ये लिखा जाता है कि आप अगर हक महर के एवज़ कोई जायदाद या कोई और चीज़ अपने नाम लिखवा रहे हैं तो उसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपको कॉलम नंबर 16 में मिलती हैं। अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉलम नंबर 17 की, इस कॉलम में तमाम तर तफसीलात होती हैं कि अगर कोई शराइत आप चाहते हैं, कोई नान नफ़का आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि शादी के बाद आपको पढ़ाई लिखाई की, मुलाजमत की इजाज़त जो है वो दी जाए, या आप कहाँ रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, ये तमाम तर चीज़ों का इंदराज कॉलम नंबर 17 में होता है। अब अगर बात की जाए कॉलम नंबर 18 की, तो ये है तलाक़ तफ़वीज़ का मामला, यानी कि औरत अपने शौहर की इजाज़त से तलाक़ का हक़ लेती है, कि औरत के पास ये इख्तियार है कि वो भी तलाक़ जो है वो ले सकती है जब भी वो चाहे, उसको कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाने पड़े। इसकी क्या शराइत होती हैं उसके बारे में कॉलम नंबर 18 में जो है इसका इंदराज होता है, जो कि बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता। अब बात करते हैं कॉलम नंबर 19 की। अगर मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है तो किन किन शराइत पर वो तलाक देगा, कौन कौन सी शराइत उसको पता होनी चाहिए, नान नफ़का किस तरीके से मैनेज होगा, ये तमाम तर तफसीलात कॉलम नंबर 19 में मौजूद होती हैं। अगर हम बात करते हैं कॉलम नंबर 20 की, तो यहाँ पर हक महर और नान नफ़के की तमाम तर दस्तावेज जो हैं उनका इंदराज किया जाता है। बात करें कॉलम नंबर 21 और 22 की, तो यहाँ पर दूसरी शादी से मुताल्लिक जो है, अगर आपने
इजाज़त देनी है नहीं देनी, तमाम तर जो भी शराइत होंगी, अगर आप इजाज़त देती हैं तो, इजाज़त नहीं देती तो तमाम तर जो भी तफसीलात होती हैं उसके बारे में दूसरी शादी से मुतालिक 21 और 22 में इसका इंदराज किया गया है। और बाकी 23 और 24 नंबर कॉलम जो है उस पर भी यही चीज़ मेंशन है कि जो भी आपकी शराइत होंगी, जो भी आपका नान नफ़का होगा, उसकी मालूमात भी पूरे निकाह नामे में मौजूद है। और ये निकाह नामा जो है ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कि हर मर्द और हर औरत के लिए पढ़ना बहुत अहम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकाह नामे से रिलेटेड हैं, हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उस तरीके से जो है हमने ना कभी गौर किया है, ना हमने कोशिश की है कि हम इस चीज़ पर भी तवज्जो दें। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आवाम से भी कि क्या उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में निकाह नामा पढ़ा है, और साथ ही साथ इसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। निकाहनामा जो है वो साइन करते हैं, आपने कभी पढ़ा था उसको? निकाहनामा साइन करने से पहले कौन लाया था आपके पास? मैंने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी बेटी का और बहू का पढ़ा है। उनका पढ़ा है? उनको हाँ। आपने कहा था कि पढ़ लेना? नहीं, अब पढ़ी लिखी है, MA BA किए थे, उनको पता होना चाहिए था। शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को 16 साल हो गए मैडम। माशाल्लाह। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत प्यारी गुजर रही है, लेकिन दूसरी का इरादा कोई मिल नहीं रही। दूसरी शादी का इरादा है आपका? जी। पहली से इजाजत ली है? पहली वाली इजाजत देती नहीं ना, इसीलिए करते नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? अब क्या कर सकते हैं। निकाहनामा आपने पढ़ा था जब पहली बेगम से शादी की थी? जी जी पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? क्या लिखा? जो शर्त लिखी हुई थी वही पढ़ी थी मैडम। अब तो याद नहीं है ना, 16-17 साल हो गए हैं। कोई बात नहीं, निकाहनामा तो घर पर ही है ना, वो पढ़ लेंगे, दोबारा निकाह जाके घर पढ़ लेंगे फिर। अच्छा मुझे बताएं, निकाहनामे के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि अगर औरत चाहे तो वो अपने मर्द को दूसरी शादी की इजाजत दे सकती है। दे सकती तो है। ये अगर आपने 16-17 साल पहले पढ़ा होता जी जी, तो अब आपको 16-17 साल बाद परेशानी ना हो रही होती, अब आप आराम से शादी कर लेते क्योंकि आपकी बीवी ने आपको इजाजत दी होती। जी जी। तो अब आप रिग्रेट करते हैं कि यार पढ़ लेता, अच्छा होता, शर्त लिखवा लेता? नहीं, ये तो अब उस वक्त घर वालों ने, बड़ों ने कर दी थी। वालदा ने कहा कि भी ऐसे करना है, तो हमने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तो अभी बाद में दोबारा लिखवा, वो जो निकाहनामा ना, है वो अब लिख के नहीं देंगे ना। अब तो बच्चे जवान हो गए, अगर दूसरी शादी का बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पापा अब तुम्हारी उम्र है, अब तो तुम्हारी उम्र अल्लाह अल्लाह करने की, अब तुम दूसरी शादी के लिए सोच रहे हो। सही है। तो और मर्द के पास तो इख्तियार है ना, इस्लामी शरई तौर पे देखा जाए तो मर्द के पास राइट है 4 शादियां करने का। आपको लगता है इंसाफ कर लेंगे आप? अल्लाह बेहतर करेगा जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह तो ताला। बेगम किधर है आपकी? वो रही बेगम, वो जा रही है शर्मा के, वो दूर दूर भागती है। शादी को कितना अर्सा हो गया? 19 साल। 19 साल हो गए। तो मुझे बताएं, जब शादी हुई थी निकाहनामा पढ़ा था आपने? नहीं। अच्छा मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, मतलब मुझे पता है औरत के पास तो निकाहनामा उसका भाई या वकील लेकर आते हैं कि इसको साइन कर दो। मर्दों के पास निकाहनामा कब आता है? वो भी उसी वक्त आता है जब वो चाहते काजी हैं? देता है। जब काजी देता है। तो आपको कभी जरूरत महसूस हुई कि निकाहनामा पढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा नहीं। मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको कि जब मर्द और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं, ये वैसे तो हम लोग अपने तमाम तर शादी के फंक्शंस पर पूरा गौर कर रही होती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन जब हम साइन कर रहे होते हैं निकाह के वक्त, वो हम जो है वो नहीं पढ़ते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये पढ़ना, कि आपको पता हो कि इस शख्स से मेरी शादी हो रही है, इसके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मुझे पढ़ तो लो मैं किसके साथ जा रही हूँ? बिल्कुल, इसको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। और मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी होती है एक इंसान के साथ, तो ऐसे नहीं आप अपनी लाइफ का फैसले दे देते। अच्छा देखिए, जैसे हमने कोई गाड़ी लेनी है, कोई 10,000 की, 5,000 की भी चीज़ लेनी है, हम उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं साइन बिल्कुल। करने से पहले। हम खाली पेपर पे साइन नहीं करते हैं कि नहीं यार। तो निकाहनामे पे साइन करते हुए लड़कियां बिल्कुल ही भूल जाती हैं ये बात, या आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं समझती लड़कियां कि पढ़ लें? मेजॉरिटी ऐसे कि ज़रूरी नहीं समझते। पढ़ना चाहिए, क्योंकि निकाहनामे की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होता है। बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जो मेरे ख्याल से आपको पता हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बेहतर तरीके से जो है वो गुजर सकती है। ये तो हमने कर ली ख़वातीन और मर्द हज़रात से बात, और हैरत अंगेज़ तौर पर जितने भी लोगों से हमने बात किया उन सब का यही कहना है कि उन्होंने अपना निकाहनामा या तो पढ़ा नहीं है, या उनको ज़रूरी नहीं लगा कि वो अपना निकाहनामा जो है वो पढ़ें। लेकिन ये कितना ज़रूरी है, कानूनी हैसियत इसकी क्या है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक।
वेलकम बैक जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी में, जहाँ पर हम लोगों से राय लेंगे, लोगों से जानेंगे, बहुत सारी ख़वातीन से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने अपना निकाह नामा, जो कि शादीशुदा हैं, पढ़ा है कभी, और जो लड़कियां जो अभी शादी करने वाली हैं या उनकी शादी आगे इन फ्यूचर होगी, क्या उनके दिमाग में ये बात है कि उन्होंने जो है वो निकाह नामा पढ़ना है। तो जो ख़वातीन उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं, शादी को माशाल्लाह कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल माशाल्लाह। तो निकाह नामा पढ़ा है कभी? हाँ। क्या कब, जब आपने साइन किए थे जी जी, तो तब पढ़ा था निकाह नामा या बाद में फरागत में पढ़ा है? बाद में पढ़ा था। बाद में पढ़ा था जी। तो निकाह नामे पर जब आपने साइन किया था तो कुछ पता था कि निकाह नामे पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेरे हुकूक हैं, या कुछ इस तरह की कोई शर्त आपके दिमाग में हो? नहीं, ऐसी याद नहीं। हमारी तो रिश्तेदारों में होती है, तो इस वजह से है ना, इतना कुछ गौर नहीं किया हमने। अगर गैरों में होती तो बंदा अभी भी फिर भी गौर करता, लेकिन रिश्तेदारों में हुई तो मैंने कोई ऐसे जितना ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जब आपने बाद में जो है वो निकाह नामा पढ़ा जी, तो जी। आपको महसूस हुआ कि अच्छा ये सब कुछ भी है, ये तो मुझे पता भी नहीं था, कोई ऐसी चीज़ जो निकाह नामे में आपने पढ़ी हो? याद नहीं आ रही अभी। आपको लगता है ज़रूरी है ख़वातीन के लिए निकाह नामा पढ़ना? हाँ, अगर है ना ख़ानदान से बाहर हो रही है आपकी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं इस हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। जब शादी हुई थी तो आपने निकाह नामा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि निकाह नामा पढ़ा जाए। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? मतलब अगर आप बोलती तो क्या होता, मतलब माइंड करते, या आपको खुद ही लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए? इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। आपको लगता बाद में कभी पढ़ा है शादी के बाद? हाँ, पढ़ा है। क्या आपको ऐसा पढ़ के कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको पढ़ के हैरत हुई कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था? हाँ, क्योंकि हमारे हुकूक के बारे में सारी बातें लिखी हुई है उसमें। आपको लगता है पढ़ना चाहिए निकाह नामा? ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़रूर पढ़ना चाहिए ख़वातीन को। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। गुस्से में आप? हाँ, रश इतना ज्यादा है, भाई खड़ा होने भी नहीं दे रहा गार्ड। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 12 साल। 12 साल माशाल्लाह। तो जब साइन किए थे निकाह नामे पे तो निकाह नामा पढ़ा था आपने? नहीं। क्यों? नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा? मतलब आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई या आपके जहन में ही नहीं था कि अच्छा इसको भी पढ़ना होता है? नहीं, मुझे सारा पता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। क्या क्या ऐसा पढ़ा है आपने जो आपको लगता है कि ज़रूरी है? उसमें ये होता है कि हमें भी जो है ना पढ़ना चाहिए, और शोहर का भी साइन होना चाहिए, उसके भी एग्रीमेंट होने चाहिए, जो दुल्हन होती है उसको भी। अच्छा, आपको पता है कि निकाह नामे पे ये चीज़ मेंशन है कि औरत जो है वो तलाक का हक ले सकती है? हाँ। पता है आपको? पता है। उसके बाद भी बिना पढ़े आपने साइन कर दिया? हाँ। शादी को माशाल्लाह कितने साल हो गए? 40 साल होने वाले। माशाल्लाह 40 साल। तो निकाह नामा पढ़े कभी? निकाह नामा क्यों? मतलब ऐसे इंसान पढ़ता है ना साइन करने से पहले, कोई जायदाद लेता है, कोई चीजें लेता है तो साइन करता है। उस टाइम तो इतनी इजाजत थी ना, बस निकाह साइन कर दिए। साइन कर दिया आपने। तो आप कभी बाद 40 साल में कोई ऐसा टाइम हुआ है जिस पर आपने निकाहनामा निकाल के पढ़ने की कोशिश की हो? मैं बहुत खुश रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह जी, खुश रहना चाहिए, लेकिन आपको पता बच्चे नहीं, इतने बड़े बड़े। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पढ़ना चाहिए, निकाहनामा जरूरी है? हाँ, पढ़ना चाहिए, मगर नहीं पढ़ा हम लोगों ने। जरूरत नहीं महसूस है। मुझे बताइएगा कि आपने पढ़ा है निकाहनामा? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने भी नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? जब इन्होंने नहीं पढ़ा तो हमने भी नहीं पढ़ा। अम्मी ने बताया था कि निकाहनामा पढ़ लो, या उस वक्त होता है ना कि ऐसी सिचुएशन होती है, वो भाई वगैरह या अब्बू आगे होते हैं, वो कहते हैं ये लो बस साइन करो इस पे। यही हुआ है। यही हुआ है। बाद में कभी पढ़ा है? कभी भी नहीं पढ़ा। आपको लगा भी आया तो कोई पढ़ने की तो ही नहीं हुई। तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से औरत को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। हाँ तो बिल्कुल। आपको लगता नहीं है जैसे हम तैयारी कर रहे होते हैं शादी की कि हमने ढोलकियाँ भी करनी है, हमने माइयों भी करनी है, तो हम जो है वो निकाहनामा भी पढ़ लें? हमारे घरों में ऐसा होता ही नहीं है, तो जरूरत ही रिवाज ही महसूस नहीं है। ठीक है जी, निकाहनामा पढ़ने का रिवाज ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक हूँ जॉब करती हैं आप? जी। शादी हो गई? जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। माशाल्लाह जी, 4 साल हो गए हैं। निकाहनामा जब साइन किया था पढ़ा था आपने? नहीं? क्यों? बस उन्होंने ये बोला था कि कबूल है, ये फना के साथ निकाह कबूल है, तो मैंने कहा फलां हाँ, के साथ, कबूल। फलां के- मतलब शौहर के नाम हाँ। लिया उन्होंने, और कह रहा कि निकाह कबूल है, तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। कबूल है। तो साइन करते हुए आपको लगा नहीं कि मैं पढ़ूं तो सही, इसमें है क्या? नहीं? तो सारी जिंदगी आपने एक शख्स के साथ वैसे रहना कैसे है। बंदा किस तरह से पढ़ेगा, क्योंकि लड़कियां होती है घूंघट पे, कैसे वो पढ़ेंगी? पहले मंगवा के पढ़ लेना। पहले नहीं, कोई ला के नहीं थी। तो हमारे इसमें जैसे होता है कि कभी भी लड़कों को भी सामने, लड़का लड़की को सामने खड़े नहीं होने देते हैं।
तो निकाह तो आप एक दिन पहले या हफ्ता पहले निकाह नहीं, नेट से पढ़ लें निकाह नामा। अब ये हो रही है, लेकिन पहले हमारे में ये होता है कि जब निकाह हो रही होती तभी लड़का बस मतलब लड़के को देखते, उस वक्त उससे पहले लड़कों को नहीं देखते। अच्छा, तो 4 साल हो गए आपकी शादी को माशाल्लाह, तो आपने कभी घर बैठे हमें फरागत में पढ़ा है कि हाँ निकाह नामा पढ़ कर खोल कर देखो से क्या लिखा हुआ है इसमें? कौन सा पेपर है जिसपे मैंने साइन किया? हाँ बस पढ़ा है निकाह नामा, आपको पता है इसमें बहुत सारी शराइत लिखी हुई है, शरायत होती है। हाँ साइन कर दिया बस। साइन कर दिया, अगर क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं उनके हर चीज़ में, हर मयार में मैं उतरूंगी, तो इस वजह से मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस शख्स पे पूरा भरोसा है कि जो शख्स मुझे लेके जा रहा है वो मुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत सुकून देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी, इस वजह से मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महसूस ही नहीं हुई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर अब तक जितनी भी ख़वातीन से मैंने बात की है जो कि मोस्टली शादीशुदा ही थी, उनका कहना ये है कि उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई निकाहनामा पढ़ने की, और वो लोग जिनकी शादी को 40 साल गुजर गए उन्होंने अब तक अपना निकाहनामा खोल कर नहीं देखा। और मेरे ख्याल से अगर मैं ये सवाल करूँ कि आपका निकाहनामा है कहाँ, तो बहुत सारी ख़वातीन को पता भी नहीं होगा कि निकाहनामा बेसिकली है कहाँ, क्योंकि वो मर्दों के पास यूजुअली होता है। शादी को कई साल गुजर गए होंगे, तो 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। तो मुझे बताएं कभी निकाहनामा पढ़ा है अपना? वो कंप्यूटराइज दोनों बनाए हुए हमने, पढ़ा है कभी? बीच में 1-2 बार पढ़ा था। क्या लिखा हुआ वो था? भी NIC जब बनवाया था उस टाइम, वो बच्चों के आपने कहा बे फॉर्म फारिग वगैरह। लाइन में लगाऊं तो ये पढ़ लूं, तो हाँ। क्या लिखा हुआ है निकाहनामे में? क्या लिखा हुआ, क्या मतलब? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो निकाहनामे में लिखी हुई हैं आपको लगता है जरूरी है, मर्दों और खवातीन को पढ़नी चाहिए? देखिए बात ये है कि शरीयत के अंदर जो चीज़ है ना वो सारी लिखी हुई है उसके अंदर, और वो होनी चाहिए। हाँ, मतलब आपने नहीं पढ़ा? नहीं, क्या मैंने याद नहीं है आपको? पूरा नहीं पढ़ा, कुछ अल्फाज पढ़े हैं। अच्छा, तो आजकल हम देख रहे हैं हमारे माशरे में जहाँ इतना हम एडवांस हो गए हैं या तरक्की कर रहे हैं हम लोग, निकाहनामे के लिए हमारी सोच वैसी है कि हमने जो है वो निकाहनामा पढ़ने को अगर कोई लड़की कहती भी है या कोई लड़का भी कहता है तो बड़ा मायूब समझता है। आपको लगता है ये मायूब बात है? क्योंकि ये तो शरन हक है ना कि आप अगर किसी पेपर पे साइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। नहीं, ये तो जो चीज़ें वाजिब है वो तो होनी चाहिए लाज़िम। मतलब पढ़ना चाहिए निकाहनामा। अब नई जनरेशन जो है वो अगर इस चीज़ को वो समझती है कि ये चीज़ें ये सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। पढ़ना चाहिए नहीं, निकाहनामा। बिल्कुल होना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और उस पर समझना भी चाहिए उसको, और उसके अंदर जो शरीयत के अंदर जो चीज़ आ रही है वो पूरी होनी चाहिए उसके अंदर। भाई शादी को कितने साल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से ऊपर। 12 साल हो गए माशाल्लाह जी। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। मुझे बताइएगा जब शादी हुई थी कॉन्सेप्ट था ये कि निकाहनामा पढ़ा जाए? क्योंकि हम देखते हैं खवातीन तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं, हमने सोचा है मर्दों से राय ले लीजिए। मर्द पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल पढ़ा था। कब पढ़ा था आपने? उस एट अ टाइम पढ़ा था, बाकी जब मौका मिला जब पढ़ा था। तो शादी मतलब तब आपने, जब आपका निकाह हो रहा था, साइन करने से पहले पढ़ा था आपने? जी जब क्या साइन। लिखा हुआ था? जैसे मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, दुल्हन कहाँ रहती है, दुल्हन का नाम, दुल्हन कुंवारी है या बेवा है या तलाक याफ्ता है। अच्छा, उसमें कुछ शराइत भी होती हैं कि औरत को जिस तरीके से वहाँ पर औरत इजाज़त तलब करती है कि मेरे पास तलाक बिल्कुल, का जब हक उसकी हो। नीड होती है वो जो उसका हक है वो बोल सकती है, उसमें कह सकती है कि ये मेरी शराइत है, इस शर्त में शादी करूँगी। तो आपकी वाइफ ने कोई शराइत लिखवाई? नहीं, देखें जिस क्लास से हम ताल्लुक़ रखते हैं उसमें ये सब चीज़ें हैसियत मायने ही नहीं रखती। मतलब ये कि बस साइन कर दो? बस ये पता कर लिया जाए कि हाँ मैं किससे शादी कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है, रहती कहाँ है। नहीं, तो आप मुझे बताएं शादी के बाद कभी पढ़ा है निकाहनामा? कभी बेगम ने कहा हो कि, या बेगम को पता है कि निकाहनामा पढ़ा हुआ कहाँ है? नहीं, उसमें कोई ऐसी खास कोई चीज़ ही नहीं, जहाँ हम एक दूसरे को जानते हैं उसके बाद सब चीज़ें ज़ाहिर पे हैं। आपको लगता है जरूरी है पढ़ना चाहिए? शादी साइन करने से पहले तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप पढ़ाएंगे? बाय मिस्टेक कुछ भी गलती हो सकती है जिससे हाँ शायद शरई तौर पे नहीं, कानूनी तौर पे फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, शरण भी आपको पता है, शरण भी ये जायज़ है कि आप निकाहनामा पढ़ें? शरण में तो ये आप शरई तौर पे देखेंगे तो हम उसमें खाली काजी की ही ज़रूरत पड़ती है, लड़का लड़की की ज़रूरत पड़ती है, इतने गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो है वो लोगों से उनकी राय ले रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि निकाहनामा जो है उसको पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि शादी जो है वो 2 लोगों ने, 2 ख़ानदानों ने करनी है, और जब आपके बीच में तमाम तर मामला तय पा गए हैं तो शादी की क्या ज़रूरत है, मज़ीद निकाहनामे की क्या ज़रूरत है। मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं निकाहनामा के अवेयरनेस के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर खतीजा यास्मीन बुखारी, जो कि डायरेक्टर हैं मुसावी में। मुसावी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बात करती है इंसानी हुकूक के हवाले से, और ख़ास साथ ही साथ जो है वो बात कर रही होती है ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खतीजा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खतीजा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि निकाहनामे के हवाले से कौन कौन से क्लॉजेस ऐसे हैं जिनको आप नज़रसानी की ज़रूरत होती है, जिसको आपने पढ़ना होता है, और वो पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। और हम लोगों ने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो निकाहनामा पढ़ती नहीं है अपना। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि बिल्कुल भी निकाहनामा नहीं पढ़ती। आप देखें, जब हम शादियों की टू डू लिस्ट तैयार करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कपड़े, जेवर, ज्वेलरी, हर चीज़ हमारी लिस्ट के ऊपर होती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि निकाहनामा के हवाले से कोई फंक्शन हो रहा हो या निकाहनामा के हवाले से कोई बात भी हो रही हो? तो ये यकीनन एक हकीकत है जिसके अंदर ख़वातीन जो हैं वो, एंड मैं कहूँगी सिर्फ ख़वातीन नहीं, कोई भी, इवन मर्द जो हैं वो भी नहीं पढ़ रहे अपना निकाहनामा, क्योंकि ये प्रायोरिटी है नहीं। और निकाहनामा के अंदर आपने पूछा कि क्लॉजेस कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी हर एक क्लॉज इंपॉर्टेंट है। निकाहनामा के बारे में सबसे पहले सोचें, वो आपके जहन में आना चाहिए, और फिर उसको पढ़ें और तफसीली पढ़ें। यानी कि फ़ौरन उस वक्त जब आपकी शादी है और आपने साइन करना है और उस वक्त आप निकाहनामा भर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आप डिटेल में डिस्कशंस नहीं कर सकते, ना उसको समझ सकते हैं। सो जो बुनियादी क्लॉजेज़ हैं जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि क्रॉस लग जाता है, जो कि वुमेन के राइट्स के हवाले से हैं, उसमें जैसे आपका तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ आ जाता है, स्पेशल कंडीशंस हैं जो कि ख़ास शराइत हैं। अगर मियाँ बीवी चाहें तो वो आपस में मिल बैठ के रज़ामंदी से ख़ास शराइत लिखवा सकते हैं अपने निकाहनामा में, वो जो भी हों। वो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती हैं। इसी तरह से तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ है, जिसमें औरतें को अक्सर इनको पता ही नहीं कि ये कॉन्सेप्ट भी क्या है। सिर्फ अगर उनसे पूछे ना कि आप जो है अगर शादी ख़त्म करने का तरीका औरत के पास क्या है, तो वो सिंपली कहेंगी खुला, और उनको उसके आगे कुछ पता ही नहीं है। तो ये तलाक़ तफ़वीज़ का जो हक़ है, कॉलम नंबर 18 के अंदर अगर शौहर चाहे तो वो अपनी बीवी को ये तलाक़ का हक़ तफ़वीज़ कर सकता है, और इस सूरत के अंदर फिर उसको कोर्ट कचहरी के अंदर ख़वार नहीं होना पड़ता। लाइक शी डजंट, उसको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। वही वो उसका प्रोसीजर होगा जो कि मर्द अपनाता है। सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है यूनियन काउंसिल के अंदर। खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन हो तो ये ऑब्वियसली उसके लिए एक फ़ायदा है उसका। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हो ना खतीजा कि आपको ये राइट मिलता है, हमने देखा है कि आप कह लें कि 0.1% ख़वातीन होंगी। अक्सर हम उनको बिल्कुल ही, अगर हम नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में जाएं तो बात करते हुए नज़र आती हैं कि मैंने तो अपने शौहर से जो है वो तलाक़ का हक़ ले लिया था, कि मतलब मैं भी तलाक़ दे सकती हूँ। अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी होता है। तो ये जो आप तलाक़ तफ़वीज़ की बात करिए, ये वही राइट है? जी बिल्कुल, ये राइट वो है जिसके अंदर अगेन ले लिया था मींस उसकी रजामंदी से। ठीक है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि मैंने कोई चालाकी करके ये चीज़ ले ली है। उसने दस्तखत किए हैं, उसने साइन किए, और अगर वो उस पे कायम है तो वो देगा। ठीक है, सो ये इस तरह से है। और ऑब्वियसली ये बात अगेन ये नहीं है कि ये कोई बुरी चीज़ है। इसमें सिर्फ बात ये हो रही है कि जैसे मर्द के पास तलाक का हक़ है, तो अगर मर्द चाहे तो औरत के पास भी बराबरी का हक़ मिल जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल उसको अपना हक़ महर वापस नहीं करना या कुछ। दूसरी क्लॉजेज़ में जैसे मैंने इन क्लॉजेज़ के हवाले से बताया, हक़ महर के क्लॉजेज़ हैं। आप यहाँ देखें कि सबको ये तो पता है शायद कि हक़ महर जो है शादी में होता है, लेकिन ये नहीं उनको पता कि हक़ महर को बाकायदा लिखवाया जाता है निकाहनामा के अंदर, कॉलम नंबर 13 से 16 के अंदर, और उनका अंदराज सही तरीके से होना चाहिए। आधी लिटिगेशंस जो हमारी कोर्ट में बैठी हुई हैं वो इस वजह से है क्योंकि आपको पता ही नहीं है हक़ महर क्या था, किस तरह था और कब देना था। मसलन अगर हक़ महर एक मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है, ठीक है, कुछ हक़ महर आपने उस वक्त दिया, कुछ आपने बाद में देना है। कब देना है नहीं लिखवाया गया, क्या तब देना है जब बीवी मांगे या जब आपकी मर्जी। हक़ महर सिर्फ पैसे नहीं है, गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ये उसके रिलेटेड क्या चीज़ें हैं वो आप डिटर्मिन कर सकते हैं। सो अगेन बात वही आती है कि आप क्या उसको उतनी तफसील से देख रहे हैं कि नहीं। आप ख़ास शराइत की फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की आपसे, ख़ास शराइत में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ख़ास शराइत में कोर्ट में केसेस हैं जिसमें अगर आप लिखवाएं कि शादी के बाद मियाँ बीवी मिल के जो भी
मतलब अपनी घर बसाएंगे तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे अपनी एफर्ट्स के साथ, तो वो म्यूचुअल ओनरशिप होगी। अगर 25 साल तक भी शादी हो और अगर आदमी तलाक दे दे तो इट्स नॉट कि यहाँ पे औरत को कुछ मिलेगा, राइट? वो अगर उसके नाम पे ही है सब कुछ शौहर के। लेकिन अगर अगेन वो दोनों मिल के ये डिसाइड करें कि नहीं, हम जो भी कमाएंगे हमने अपनी एफर्ट से कमाया, दोनों ने मिल के जिस तरह से भी डिवीजन थी, तो हम इसको जॉइंटली ऑन करेंगे। बहुत सारी लड़कियां ये भी लिखवाती हैं, बहुत सारी लड़कियां लिखवाती तो नहीं है, बट हम बताते हैं उनको कि अगर वो लिखवाना चाहें तो वो लिखवा सकती हैं कि मुझे शादी के बाद काम करने का हक होगा, शादी के बाद मुझे पढ़ने की इजाज़त होगी। सर देखने को मिलता है, वो कहते हैं कि वो उसने तो मेरा अपना मतलब मेरा जो हक महर था माफ़ करवा लिया था, तो अब हम लोगों को कहते हैं हक महर माफ़ नहीं होता। इस मतलब ये हक, अगर मैं किसी को कहूँ कि आपका हक माफ़ हो गया, महर को छोड़ दें, तो क्या इसकी सेंस बनती है? आपका हक है, आपका ज़िंदगी का हक है, माफ़ हो गया है, क्या मतलब है इस बात का? सो यू नो थोड़ा सा हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका हक है, हक महर, और ये ताहयात रहेगा जब तक अदा नहीं हुआ। हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि आप 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी नहीं कर सकते, लड़का और लड़की दोनों की, तो लोग वो वाला हिस्सा भी काट देते हैं कि उम्र मेंशन ही ना करनी पड़े ताकि कल को कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आपकी कम उम्र की शादी हुई हुई है तो वो रजिस्टर नहीं होगी। तो ये इस तरह की एग्जैक्टली जैसे आप कह रही हैं कि वो कटे जाते हैं, फिल नहीं किए जाते। या तो दो प्रैक्टिसेस हैं, या निकाह रजिस्ट्रार्स अक्सर उसको काट देते हैं, या निकाह ख्वान जो भी, या फिर उसको भरते नहीं हैं। तो वो वेगनेस रहती है कि क्या है। जो अक्सर निकाहनामा के ना 2 पेजेस हैं, जो सेकंड पेज है ना उसमें सारे राइट्स हैं। तो जैसे औरत के अगर राइट्स हैं तो मर्द की जिम्मेदारियां हैं, वो अक्सर उसके ऊपर कांटा लगा जाता है। मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब की हद तक तो इस पे कानून साजी हो चुकी है कि अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार कोई भी कॉलम काटेगा या उसको सही तरह से भरेगा नहीं तो उसको कैद भी है, जुर्माना भी है। लेकिन इसके बावजूद हमने 1100 निकाहनामा की स्टडीज़ की पंजाब के अंदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के, और वहाँ पे हमें पता चला कि ये लॉ आया हुआ है 2015 में, और हमने ये स्टडी की कोई 1 साल तकरीबन पहले, और डायग्नोस्टिक स्टडी, उसमें हमें पता चला कि अभी तक कटे जा रहे हैं कॉलम्स। हाँ, वो तो अभी भी अगर हमारे यहाँ खतीजा, वैसे ये वाला एलिमेंट भी है ना कि अगर कोई लड़की ये बात करती है कि मुझे अपना निकाहनामा पढ़ना है पहले, तो इस बात को भी बड़ा मायूब समझा जाता है। ख़वातीन ही होती हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा होता है कि नहीं, तुम क्या पढ़ के करोगी, तुम्हें क्या समझ में आएगा, बस ठीक है तुम्हारे पास आएगा निकाहनामा साइन कर देना। तो ये वाली जो आप कह रहे हैं कि एक मेंटालिटी है, इसको आप किस तरीके से, आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कितना टाइम लगेगा कि ये चेंज होगी कि लड़कियां अपना निकाहनामा पढ़ सकेंगी? माशरे में ये सारे मसाइल हैं क्योंकि एक पेट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में, जिसमें औरतों को नहीं लगता कि वो कुछ भी उस तरह से डिमांड कर सकती हैं। कुछ औरतों की अवेयरनेस नहीं है ना कि वो उनको लगता है कि हमारा काम ही नहीं है, काम ये निकाह ख्वान का होगा, भाई शायद निकाहनामा ला रहा होगा, शायद अब्बू देख रहे होंगे, इवन अम्मी का भी ये रोल नहीं है। सो वो बहुत ज़्यादा हौ हाय है इसके ऊपर कि अच्छा निकाहनामा पढ़ना चाहती है, अभी से इसके दिमाग में क्या। और एक और हम बात उनको कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि निकाहनामा आप वाकई कब पढ़ते हैं? तो कुछ लोगों ने कहा जब तलाक होती है या जब हम अलहदगी चाहते हैं। तो एक बहुत ही अजीब बात है कि जब आप उस बंधन में आ रहे हैं तब आपने नहीं निकाहनामा पढ़ना, लेकिन जब आप बंधन को ख़त्म कर रहे हैं खुदा न खास्ता, तब आपको निकाहनामा में क्या था क्या नहीं था, काश पढ़ लेना चाहिए था। ये हर कोई इससे गुजर तो रहा है ना, मतलब हर कोई, मतलब कहने का है जो भी इस प्रोसेस में है तलाक या जो डिवोर्स का, तो बट वो वाली चीज़ अभी भी उस तरह से प्रॉपरली उनके अंदर नहीं आ रही कि हम निकाहनामा पहले से पढ़ लें। हैविंग सेड दैट काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं, बस बहुत सारे हकूक़ हैं। देखिए ना, मेंटेनेंस का राइट है फॉर एग्जांपल। अब बात आपकी ठीक है कि मेंटेनेंस जो है, ये जो सारे राइट्स हैं ये आपके हैं। अगर निकाहनामा में हम क्या बताते हैं लोगों को कि अगर निकाहनामा में फॉर एग्जांपल जेब खर्च के हवाले से नहीं लिखा गया, या सॉरी ना नफ़का के हवाले से नहीं लिखा गया, तो क्या इसका मतलब है कि हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है? ऑब्वियसली है,
उसकी ड्यूटी है। लेकिन आप सोचें, अगर आपने निकाहनामा में लिखवाया होता कॉलम नंबर 20 में, आप पहले से लिखवा सकते हैं कि औरत को क्या जो है मेंटेनेंस मिलेगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। अच्छा खदीजा, जैसे हम लोग बात ये कर रहे हैं कि आपकी शादी होती है और आपने निकाहनामा पढ़ना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिन्होंने निकाहनामा नहीं पढ़ा, उन्होंने साइन कर लिए हैं, तो मुझे बताएं उनका कुछ हो सकता है या उनको इसी के साथ सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। अगर उन्होंने निकाहनामा नहीं पढ़ा तो मैं अभी भी कहूँगी उनको आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि वो जाके अपना निकाहनामा पढ़ें और वो देखें, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें कि हम क्या इसमें जो भी वो अपनी रजामंदी से चेंजेस लाना चाहते हैं वो अभी भी ला सकते हैं। मतलब मसलन किस तरह के चेंजेस, हक महर बढ़ा सकते हैं, अमेंड हो सकता है हक महर। इसी तरह से अगर तलाक़ तफवीज़ का हक पहले नहीं मिला किसी भी वजह से और आपका शौहर राज़ी है आपको देने के लिए, तो आप जाके यूनियन काउंसिल के अंदर उसका एक प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करके अपना निकाहनामा अमेंड करवा सकते हैं और अब वो तलाक़ तफवीज़ का हक ले सकते हैं। बैरिस्टर खतीजा ने बड़ी कहते हैं ना, वो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि जब तक हमारा फोकस नहीं होगा, मतलब इस तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो किसी और पर डाल देना, सोसाइटी पर डाल देना, सिस्टम पर डाल देना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब तक आप खुद अपने साथ सिंसियर नहीं होगा, जब आपको पता नहीं होगा कि भाई ये काम भी ज़रूरी है, ये भी मुझे करना चाहिए, ये भी मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपने यही सोचकर हर इंसान, हर लड़की जो है वो शादी करती है कि उसको सारी उम्र जो है इस रिश्ते को निभाना है, और आपने वो ये सोचा हुआ है, लेकिन आप वो पढ़ नहीं रहे हो कि जिस बुनियाद पर, जिस उस कागज़ के टुकड़े पर आपको साइन करना है वही आपकी सारी ज़िंदगी की ज़मानत है। वो आपने पढ़ा नहीं है, आपने साइन कर दिया, तो बाद में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिसका सामना करना पड़ रहा होता है। अगर कभी कोर्ट का चक्कर लगे तो बहुत सारे ऐसी केसेस हमें फैमिली कोर्ट्स में नज़र आ रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत आसानी से कोर्ट के बाहर भी हल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उस तरीके से अवेयरनेस नहीं होती, चीज़ों को उस तरीके से जो है वो समझा नहीं गया होता, तो वो जो आपका 5 से 10 मिनट का काम होता है उस पर आपको कई साल लग जाते हैं और कभी कभी तो सारी ज़िंदगियाँ ही लग जाती हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं निकाहनामे के हवाले से। निकाहनामा जब भी देखा जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी शराइत होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज़ होते हैं जिनको या तो पढ़ा ही नहीं जाता या उनको कम्प्लीटली क्रॉस करके इग्नोर कर दिया जाता है। तो हमने लोगों से बात की, लोगों से बात करने के बाद हमने बैरिस्टर साहिबा से बात की, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे एक दीन की राय भी हम ले लें कि हमारा जो दीन है शरई तौर पर निकाहनामे के हवाले से या निकाहनामे में जो शराइत मौजूद हैं उसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है। तो इसके लिए हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं साद साहब, तो साद से बात करते हैं। अच्छा साद, सबसे पहले ये बताइएगा मुझे कि हमने जब लोगों से बात की है तो हमने देखा है कि निकाहनामे में मौजूद जो क्लॉजेज़ हैं लोगों को उस बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको, किसकी गफलत है, ये हमारी या जो हमारे कह लें दीन के मुहाफ़िज़ हैं उनकी, कि हमें बताया ही नहीं गया इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस बात को देखना चाहिए कि जो निकाहनामा है ना, इसकी शरई हैसियत क्या है। याद रखिए कि इस्लाम में जब लफ्ज़ निकाह आता है तो निकाह 2 शरई गवाहान इजाब व कबूल से निकाह हो जाता है। शरन अगर निकाहनामा मौजूद ना भी हो तो निकाह हो जाता है। ये नहीं हो कि निकाहनामे का होना ही ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो निकाहनामा होता ही नहीं था। निकाहनामा जो पाकिस्तान के अंदर राइज हुआ है वो 1961 एक्ट के तहत निकाहनामे को लॉन्च किया गया, जिसमें हर चीज़ लिखी जाए, शराइत लिखी जाए, जिसमें शिके 1961 के अंदर ही ये तमाम तर शिके उसमें ऐड की। लेकिन उसमें उलमाए कराम की राय के मुताबिक, यानी कि जो शिक उसके अंदर मौजूद है वो खिलाफ शरा है। अब निकाहनामा, क्योंकि अब निकाहनामा आ गया है, उसकी एक शरई हैसियत है, तो अब जब भी निकाह होगा तो उसमें निकाहनामे की अपनी हैसियत है। अब इसके बाद निकाहनामे के ऊपर जब बात करें तो दीन ने वैसे भी लिखने के को पसंद किया है। फरमाया कि मन हाफ़ज़ शैइन फर्रा, जो आप चीज़ याद करते हो भूल जाते हो, मन कतब शैइन कर रहा, जो लिखते हो महफूज हो जाता है। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उधार के बारे में भी निशानदेही की है, जब उधार लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। तो लिखना निकाहनामे के ऊपर मुस्तहब अमल है, लिखना चाहिए। अब आपने बात की कि वो शिकें उसको बताया नहीं जाता। देखें, याद रखिए कि जब औरत को निकाहनामा दिया जाता है या औरत की जगह वकील को,
तो देखिए ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि निकाहनामा को पूरी तरह पढ़ा जाए। और कोई भी हमारे यहाँ बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना उलमा या निकाह खां, ज़रूरी नहीं है कि निकाह खां एक आलिम हो, तो एक निकाह खां उसको हम कह देते हैं कि इसने शिकें नहीं बताई। तो अगर आप कोई और एग्रीमेंट करते हैं, दुनिया में बिजनेस एग्रीमेंट करते हैं या कोई बैंक के साथ आई एग्री पे, आप बैंक वाला तो नहीं बताता इसका ये मतलब है इसका मतलब है, आप उस वक्त बड़े फोकस होकर पूरा एग्रीमेंट पढ़ते हैं। तो ये आप एक पूरी ज़िंदगी का एग्रीमेंट है आप किसी खातून के साथ। तो एक इंसान की शरई जिम्मेदारी है और अकली जिम्मेदारी भी है कि वो पूरे निकाहनामे को पढ़े। और निकाहनामा इंग्लिश में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है। किसी को लैंग्वेज बैरियर हो तो वो भी उससे हट जाता है। फिर जो वकील है और कोई भी निकाह खां खुद साख्ता कोई भी शिक काटता नहीं है, ये औरत की इजाज़त से काटा जाता है या औरत की जानिब से उसका बाप भाई या जो भी वकील मुकर्रर हो उसकी जानिब से काटा जाता है। निकाह खां खुद से कोई शिक नहीं काटता। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। तो एक लड़की की जिम्मेदारी है कि वो निकाह फॉर्म को पूरी तरह पढ़े या उसके जो वकील हैं बाप भाई जो भी उसकी तरफ से मुंतखब है उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी इस तरह पढ़ा जाए। अच्छा सर, जैसे आपने बात की ना कि बिना किसी की इजाज़त के उसको उन शिकों को नहीं काटा जाता है, लेकिन हमने तो ये देखा है कि जब भी निकाह होता है औरत के पास उसका भाई या वकील आता है और वो सिर्फ उनको कहता है कि ये यहाँ पर साइन कर दें, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ जो ख़वातीन ये कहती हैं निकाह से पहले कि हमने निकाहनामा पढ़ना है, इसको बड़ा मायूब समझा जाता है हमारे माशरे में कि अभी से जो है इसका इतना ये होल्ड है इसका और अभी से ये निकाहनामा पढ़ना चाहती है और ये वो। और उसके बाद जब अगर कोई पढ़ भी लेता है या कुछ उसमें आप आगे पीछे कराना भी चाहते हो तो उस बुनियाद पर तो जो है वो पूरे का पूरा रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है हमारे माशरे में। देखिए माशरे के तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको देखा जाए तो इंसान अश कर उठता है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लेकिन एक शरई हक है औरत का निकाहनामा पढ़ना। अब जब उसकी जगह भाई मुकर्रर होता है ना वकील, तो फिर वो औरत से एक भाई की जिम्मेदारी होती है कि एक भाई अपनी बहन की जगह एग्रीमेंट कर रहा हो तो तमाम तर निकाहनामे को पढ़ना। अगर हम देहात की बात करें, गाँव की बात करें कि एक औरत बगैर पढ़े साइन कर भी देती है तो मैं भी अनकॉन्शियसनेस में उसको अपने भाई के ऊपर एतमाद हो कि तमाम शिकें जो मेरे भाई मुझे कह रहा है तो उसने पढ़ी होंगी। अगर भाई तमाम शिकें नहीं पढ़ता तो ये भाई की गफलत है, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। और वैसे भी शरन तरीका ये है कि औरत को तमाम तर चीज़ें बताएं, औरत को समझाया जाए। और ये मैं एक बात बता दूं, हम समझते हैं सिर्फ वकील के होने से ही निकाह होगा, औरत से डायरेक्टली इजाब व कबूल भी कराया जा सकता है, औरत बगैर वकील के भी निकाह किया जा सकता है। अच्छा, जैसे हम निकाहनामे की बात करें तो अगर हम बात करें क्लॉजेस की तो जो 18वां क्लॉज है जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि औरत के पास तलाक का हक जो है वो मौजूद है। और मुझे बताइएगा कि हम जिस माशरे में रहते हैं हमने कभी नहीं सुना माँ सिवाय एक या दो ख़वातीन के, जिनका मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे पता है कि वो ये बात कहती हुई नज़र आती हैं कि हमारे पास ये राइट मौजूद है, हमने यह राइट लिया था। बाकी तो ख़वातीन के पास क्या वाकई ये इख्तियार है तलाक लेने का? करन जो इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक का दिया वो मर्द को दिया, लेकिन शिक 18 के अंदर है कि खातून को इख्तियार तलाक दिया जा सकता है, वो भी खावंद की इजाज़त से। मतलब ये है कि 3 शराइत हैं, या तो निकाह से पहले खावंद खुद लिख कर दे दे कि मैं औरत को तलाक का हक देता हूँ, या तो निकाह के बाद लिख कर दे दे, या तीसरा स्टेज ये है कि खुद कौली तौर पर बयान करे निकाहनामे में, सारे लोग गवाह सुनो कि मैं अपनी बीवी को तलाक का इख्तियार देता हूं, कि फिर वो तलाक ले सकते हैं। लेकिन याद रहे इससे मर्द का तलाक का जो इख्तियार है वो सल्ब नहीं होता। मर्द भी तलाक का इख्तियार उतना ही रखता है, लेकिन वो अपना इख्तियार औरत को भी दे देता है। तो वो औरत के पास भेजे, या तो वो लिखकर पहले निकाह किया तो बाद में लिख दे, या तो कौली तौर पर बयान कर दे। लेकिन मुस्तहब अमल ये है कि निकाह का इख्तियार मर्द के पास ही रखा जाए। इसके बहुत सारे लॉजिकल रीजंस हैं, शायद मैं आपको बयान करूं, शायद आपको भी इतने अच्छे ना लगें, लेकिन लॉजिकल रीजंस ये हैं कि औरत का जो टेम्पर है ना मर्द के मुताबिक वो बहुत लूज जल्दी होता है। वो 2 मिनट में कह दी कि वो तलाक का अगर इख्तियार अगर औरतों को दिया जाए तो आजकल के जो रेशो तलाक के हैं वो 80 to 90% हो जाएंगे ये। लेकिन आज के जो मर्द हैं वो भी थोड़ा सा जहनी तौर पर उसी नहज पे चल गए, तो वो मामलात एक जैसे हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द एक सोच समझ के फैसला करता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ता बचाने के लिए, देखिए असल मियाँ बीवी का रिश्ता बचाना, ये जो जितनी शिकें हैं ना इससे हम तलाक आसान कर देते हैं। बाज़ लोग ये भी सोचते हैं औरत के ऊपर जुल्म हो, औरत को तलाक। देखिए ये तमाम चीज़ें हैं, इस्लाम ने जो शरीयत का दायरा खींचा ना ताकि निकाह के इस
खूबसूरत रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर लिया जाए। लेकिन अगर औरत को डर हो कि जो हस्बैंड है, खावंद है, जिसके मैं निकाह में आने वाली हूँ, इसकी तरफ से ये काम हो सकता है, तो ये 3 शराइत हैं। औरत इख्तियार ले सकती है तलाक का, या तो पहले लिखवा ले या बाद में लिखवा ले, या सबके सामने इकरार करवा ले बवक्त निकाह। अच्छा, जैसे आपने अभी ये बात की है ना कि मतलब शौहर की इजाज़त से जो है वो ये इख्तियार है कि मतलब शौहर की इजाज़त से उसके पास ये राइट है, मालूम होना चाहिए, वो साइन होगा तो देखें सिंपल सी बात है। अब ये लोग, औरत को मालूम ही नहीं था, आपका साइन मौजूद है लॉ के मुताबिक। अब आपको मालूम हो ना हो, दिस इज योर मैटर। आपका साइन है, आपको मालूम था, आपने एग्रीमेंट साइन किया। तो मर्द भी जब साइन करते हैं तो उसकी इजाजत तो मौजूद है, ये तो लॉजिकल सी बात। अच्छा, अगर हम बात करें खुला की, कि हम देखते हैं कि अगर हम इस शिक की बात करें, इसके साथ ही कनेक्टेड है खुला। कहा यह जाता है कि शरई तौर पर जो है वो खुला की कोई हैसियत नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, खुला देखें, तलाक का इख्तियार अलग होता है। एक जब तलाक का इख्तियार नहीं दिया जाता, औरत के पास दीन इस्लाम ने खुला का इख्तियार किया। खुला का इख्तियार क्या है कि वो औरत खुद अपने मर्द से अलहदा होना चाहे, वो खुला पेश कर दिए, फिर मर्द अपनी इजाज़त से औरत को अलग करता है। ये एक दूसरा मैटर है, इसमें डायरेक्ट तलाक नहीं होगी। वो तलाक के लिए, वो खुला के लिए जैसे कोर्ट के अंदर दायर करेगी पिटीशन, और मर्द फिर इजाज़त देगा, अगर अलहदगी इख्तियार करना चाहेगा तो अलहदगी हो जाएगी। अच्छा, हक महर की अगर हम बात करें, हक महर की शिक भी मौजूद है कि हक महर, कुछ लोग ये समझते हैं कि हक महर जो है जो अदा किया जाना चाहिए वो तो फ़ौरन कर दिया जाता है, जो फौरी करना होता है। बाकी जो दूसरा होता है वो लोग इंतज़ार करते हैं कि जब तक हमारी सेपरेशन नहीं होती या जब तक बात जो है वो तलाक तक नहीं पहुंचती, तब तक जो है वो लोग इस बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। या दूसरी बात ये कि वो कहते हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं वो कहती हैं मैंने अपना हक महर जो है वो छोड़ दिया या माफ़ कर दिया। तो हक महर के बारे में भी बताइएगा। जी, हक महर के हवाले से ये कि हक महर जो है वो एक दुल्हन के लिए तोहफ़ा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भी है, जो उसके मियाँ की जानिब से भी है। जो आपने बात की ना पहले दिन, इसको मौजल और गैर मौजल कहते हैं। एक तो ये है कि मर्द की मर्ज़ी है कि उसी वक्त निकाहनामे में लिखा जाता है कि उसी वक्त अदा कर दे, या बाद में कभी अदा कर दे, वो उसमें तय पा जाता है कि वो बाद में कभी टाइम ले ले, मैं बाद में अदा कर दूंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इतनी रकम नहीं होती। लेकिन अगर ये भी औरत के ऊपर है, वो चाहे तो अपने मियाँ को माफ़ कर दे, चाहे तो हक महर माफ़ ना करे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक औरत को हक दिया है। तो शादी के बाद अगर वो अपने मियाँ को कहे कि मुझे अपनी हक महर नहीं चाहिए, तो वो उसका अपना एक कौल है। लेकिन अगर वो कहे मुझे चाहिए, तो ये शरन हक है कि मर्द उसको उसका हक महर अदा करे। अच्छा, जैसे अब आपने ये बात की है ना, अगर हम देखें हमारे माशरे में इर्द गिर्द भी देखें तो हमारी जो ख़वातीन हैं, स्पेशली हम प्रोग्राम में भी इस पर बात कर रहे थे कि बहुत दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि ख़वातीन बाकी तमाम तर चीज़ों पर बड़ा फोकस्ड होती हैं शादी के दिनों में, कि इतनी ढोलकियाँ होंगी और ये ब्राइडल शावर भी होगा तो ये भी होगा। तो हम जो निकाह नामा जो है वो उस पर इतना फोकस नहीं करते हैं। तो मुझे आप बताएँ कि ख़वातीन के लिए अपना निकाह नामा पढ़ना कितना ज़रूरी है? और दूसरा, शरई तौर पर अगर जो है आपने देखा कि निकाह नामा आपको नहीं पता था, जैसे बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता होता, लेकिन वो बाद में उनको पता चलता है, उनको कहीं से देखती हैं, कहीं से सुनती हैं, और वो अपने निकाह नामे में अमेंडमेंट चाहती हैं, तो वो हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए, वो कहते हैं ना कि वन इट्स डन, आपने साइन कर दिया तो वो तो फिर मर्द भी अमेंडमेंट चाहे तो वो फिर भी वो भी नहीं हो सकता, औरत का ख़ास नहीं। मर्द उसमें ये कहे कि भाई हक महर मैंने उस वक्त 2-4 भाई उसके सर पे खड़े थे, मैंने 1 लाख ज़्यादा कर दिया, अब कम कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। बीवी खुद से छोड़ना चाहे तो एक अलग बात है, अमेंडमेंट इसमें नहीं हो सकती। आपने अब दूसरी बात की ख़वातीन, तो देखें जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ख़वातीन को चाहिए कि वो निकाह नामा के बारे में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, इवन स्कूल्स में बताया जाए। मैं तो इसको भी अप्रिशिएट करूँगा कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में बाकायदा देखिए खूबसूरत निकाह के रिश्तों को प्रमोट किया जाए, और बाकायदा उसके तमाम तर जो रिचुअल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको बयान करना चाहिए। और निकाह नामा जब हमारी शिक के अंदर मौजूद है, 1961 के आर्टिकल के अंदर मौजूद है, तो उसको बताना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। और जो ख़वातीन देख रही हैं अभी, तो उनसे भी ये कि निकाह नामा लें, उसको पढ़ें। लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है, और निकाह नामा हो, भले ज़िंदगी में खाली पेपर पे भी साइन हो तो देख के किया करें, तो वो तो बहुत लाजमी है। अच्छा, निकाह नामे में एक और शिक भी मौजूद है दूसरी शादी के हवाले से, कि और औरत जो है, क्योंकि इस पर हम साथ से हमारी पहले भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, लेकिन दोबारा पूछ लेते हैं कि औरत के पास, मतलब औरत जो है वो दूसरी शादी का इख्तियार अपने हस्बैंड को देती है या नहीं देती, ये क्लॉज भी मौजूद है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इस हवाले से मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वो इस हवाले से मेरा बड़ा एक सख्त एक रवैया है। मैं अमूमन ये बात कहता हूँ, देखें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कह दिया अकीमुस्सलाह के नमाज कायम करो, दुनिया के सारे लोग कह देना कि नमाज नहीं पढ़ो, तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्द को इख्तियार दे दिया, फ़न की हूँ माताब अलकुम,
कि निकाह करो मसना सुलासा व रुबा। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दे दिया औरत को, मर्द को सॉरी, कि वो 1, 2 या 3 या 4 निकाह कर सकता है, तो वो एक औरत उसको बाउंड नहीं कर सकती कि आप दूसरा निकाह करें या शे के अंदर ये चीज़, क्योंकि जब एक मर्द को इख्तियार अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह के सामने तो कोई भी चैलेंज उस बात को नहीं कर तो सकता। ये जैसे आपने मुझसे पहले बात की कि ये जो निकाहनामा बनाया गया, तमाम उलमाए कराम बैठ के और इस पर सब मुत्तफिक हैं, तो इस पर तो ये शेख शामिल है कि अगर औरत कहती है कि मैं अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दूंगी, वो लिखवाती है, तो आपको लगता नहीं है कि देखें हमारे इसको अलग से लिखवाया जाता है, सही है, वो शराइत के बॉक्स के अंदर ना ये नहीं लिखा कि दूसरी शादी की इजाज़त है, नहीं, वो है कि औरत की जानिब से कोई शराइत, तो औरत खुद उसको शामिल कर लेती है। ये शिक के अंदर हमारे वो नहीं है, औरत शामिल, मेरी शर्त ये है कि मुझे माना इतने पैसे अदा किए जाएं, मेरी शर्त ये है कि ये, मेरी शर्त है दूसरी, वो औरत खुद साख्ता ऐड करती है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो ऐड नहीं है। तो इस वजह से कि वैसे बाज़ निकाह खान जो मुझे भी अगर सामने इस तरह कोई चीज़ पेश आती है तो मैं इसको मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह नहीं करना चाहिए। जब एक मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इख्तियार है तो एक औरत उसका इख्तियार इस तरह नहीं रोकना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आपने बात की ना, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो निकाह नामे पे बहुत सारी शराइत को लिखवा रही होती हैं। हक महर, हम लोग ये समझते हैं कि हक महर जो है वो सिर्फ पैसे की सूरत में लिखवाया जा सकता है, और कौन कौन सी सूरतों में जो है वो हक महर लिखवाया जाता है, और ये जो मौजल गैर मौजल, ये भी बता दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ, इतनी शराइत पे रिश्ता बनता ही नहीं। ये जो हम कहते हैं ये भी हो जाए महीने के इतने, जब आप इतने शराइत, इतना पाकीज़ा रिश्ता बन रहा है, इसको तो शराइत से, वो किसी ने शायद ने क्या कहना, तेरी शर्तों पे करना है तुझको कबूल, तो ये सहूलत तो फिर मुझे सारा जहां देता है। तो अमूमन सहूलतों पर, शराइत पर रिश्ते इस तरह नहीं होते। लेकिन औरत को डर हो कि यार ये मियाँ इस तरह मामलात होंगे तो वो शराइत लिखवा सकती हैं, उसका शरन हक है। लेकिन शराइत पे भी वो मियाँ का जो साइन होता है, शराइत भी ऐसे जो इस्लामिक जो एसेंस है या जो इस्लामिक टीचिंग्स है उससे कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, उसके मुखालफत ना करे, तो वो शराइत बिल्कुल हो सकती हैं। वो कुछ पैसे के एवज़ में या हक महर के, मुझे इतना हक महर चाहिए, तो वो बिल्कुल उसको मर्द को देना पड़ेगा अगर मर्द उस पर साइन करता है। और अमूमन मैं और एक बात कह दूं, हमारे यहाँ बड़ी डिस्टर्बेंस होती है शादी के टाइम भी हक महर डिसाइड होने पर। क्या हक महर ज़्यादा बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाए। हक महर उर्फ के हिसाब से तय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी से निकाह हो रहा है तो आपके बहन अम्मी उनका क्या एक हक महर का था, उस उर्फ को देखते हुए हक महर का उर्फ डिसाइड। अब बाज़ लोग, मैं एक बात आपको बताऊँ, बाज़ लोग पता है क्या करते हैं, बाज़ लोग हमारे पास ये बताएं कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या हक महर था, हम वही रखवाएंगे। क्यों? आज के दौर के हिसाब से रखवाएं। ये औरत का हक है, जितना वो चाहे उतना रखवाना चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं। अगर फिर ऐसा है तो फिर जहेज के मामलात में भी देखें कि रसूल ने अपनी बेटी को क्या दिया था। लेकिन हक महर के मामलात में आपको नजर आते हैं तो औरत का हक है, वो जितना चाहे हक महर रखवा सकती है, मर्द उस पर साइन। लेकिन फिर वही वाली बात है कि रिश्ते ऐसे कि इसमें सामने वाले की हैसियत को भी देखा जाए कि वो अदा कर पाएगा या नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ हमारे साथ मौजूद थे। और जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है जिस पर हमने जो है वो ऐसा कोई सोशल इशू होता है जिस पर हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि शरन क्या मामलात हैं उस पर भी जो है वो एक राय ले ली जाए, ताकि आवाम के लिए, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाए समझने के लिए कि हमारे जो मुल्क के कवानीन हैं वो क्या कहते हैं और इस्लाम जो है वो हमें उस बारे में क्या कहता है। हमने आज के प्रोग्राम में बात की, लोगों से भी बात की, अपने मुल्क के कानून के हिसाब से भी बात की, साथ ही साथ अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि निकाहनामा एक ऐसी चीज़ है कि आपका सारी ज़िंदगी का एक साथ है। आपने एक शख्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और आप वो गुजार रहे हैं और आप वो पेपर साइन कर रहे हैं जो कि इस बात की ज़मानत है कि ये शख्स जो है इसके साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उसके ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कबूल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको एतराज़ है, अगर कोई सवाल है, कोई जवाब है तो उसको पढ़ लेना बेहतर होता है, बजाय इसके कि जैसे हम प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि जब ये रिश्ता स्टार्ट किया जा रहा होता है तब नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जब हमने इस रिश्ते को खुदा ना ख्वास्ता किसी सूरत की वजह से हमने ख़त्म करना होता है तब हम अपना निकाहनामा ढूंढ रहे होते हैं और तब हम सोच रहे होते हैं कि ये भी कर लेते, काश हम ये चीज़ भी शामिल कर लेते, तब हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती। तो बेहतर यही है जहाँ पर हम लोग जो है वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे होते हैं, बैठ के थीम डिसाइड कर रहे होते हैं, कलर स्कीम्स डिसाइड कर रहे होते हैं शादी की, वहीं पर चंद मिनट निकाल कर ज़रा अपना निकाहनामा भी पढ़ लिया जाए तो हमारे लिए आगे आने वाली ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो सकती है। मैं हूँ आपकी उस शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।